So, everyone, welcome to the videos where we are revising for the upcoming patent agent examination. तो इस वीडियो में we'll go through the process of examination and grant. तो सबसे पहली चीज ये आती है कि रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की बात आती है। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है सेक्शन 11B के अंदर दे रखी है पेटेंट एक्ट में। तो एग्जामिनेशन जो है किसी भी पेटेंट एप्लीकेशन की नहीं कैरी आउट होगी अनलेस एंड अनटिल जो एप्लीकेंट है या कोई पर्सन इंटरेस्टेड है वो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करता है। हमें सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करनी है और वो फॉर्म 18 या 18A के थ्रू फाइल होएगी। फॉर्म 18 नॉर्मल एग्जामिनेशन जो के केस में और फॉर्म 18A हमारी एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के केस में आ जाता है। और इसके साथ हमें प्रिस्क्राइब फी पे करनी होती है जब हम फाइलिंग करते हैं। एंड जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है किसी भी पेटेंट एप्लीकेशन के लिए वो हमें विद इन 31 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी भेजनी होती है एज पर द अपडेटेड रूल्स। एंड 31 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर, इट डिपेंड्स कि किस टाइप की एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग। एंड अगर ऐसी कोई एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट हमने नहीं फाइल की है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट जो कि 31 मंथ्स है, अगर हम 31 मंथ्स के एंड तक एक्सपायरी तक एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट नहीं फाइल करते हैं तो जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली विल बी ट्रीटेड एज विड्रॉन बाय द एप्लीकेंट की एप्लीकेंट ने वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है, उसको ऑटोमेटिकली ये केस कंसिडर कर दिया जाएगा। एंड जहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन के केस में सीक्रेसी डायरेक्शन इशू किए हुए हैं अंडर सेक्शन 35, तो उस केस में जो है एग्जामिनेशन की जो रिक्वेस्ट है हम लोग विद इन 6 मंथ्स फाइल कर सकते हैं। कब से? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन। 6 मंथ्स जब वो सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हुई है, हटी है सीक्रेसी डायरेक्शन, उनके उसके हटने के 6 महीने के अंदर अंदर हम रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन डाल सकते हैं उस केस में जहाँ पे सीक्रेसी डायरेक्शन इशू की हुई है कंट्रोलर ने अंडर सेक्शन 35, या फिर 31 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जो इन दोनों में से, दोनों केसेस में से जो डेट बाद में आई वो हमारी डेडलाइन कंसिडर होंगी सीक्रेसी डायरेक्शन के केस में। ठीक है। एंड जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है सेक्शन 16 के अंडर डिविजनल एप्लीकेशन के लिए भी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग जो अपडेटेड रूल्स के अकॉर्डिंग है वो उसकी डेडलाइंस होगी फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइलिंग या फिर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग फर्दर, मतलब उसको डिविजनल में कन्वर्ट कराने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट फाइल करनी है। इस केस में भी जो भी डेट बाद में आएगी वो वाली कंसिडर की जाएगी। एंड जो पेटेंट ऑफिस है वो किसी भी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग नहीं स्टार्ट करेगा जो कि फाइल हुई है corresponding to international application designating India before the expiry of 31 months from the priority date। मतलब कि यहाँ पे ये बात आती है कि पेटेंट ऑफिस 31 मंथ्स एक्सपायर होने तक इंटरनेशनल एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेगा जिसके अंदर इंडिया को डेजिग्नेट किया हुआ है। लेकिन अगर एप्लीकेंट ने फॉर्म 18 फाइल किया है उस एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो वो उसके लिए एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है एनी टाइम बिफोर 31 मंथ्स। तो पेटेंट ऑफिस अपने आप प्रोसेसिंग नहीं स्टार्ट करेगा, बट अगर हम फॉर्म 18 फाइल कर देते हैं इंटरनेशनल के केस में तब वो एनी टाइम बिफोर 31 मंथ्स एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है फॉर्म 18 के फाइल होने में। एंड ये भी चीज है कि ऑफिस जो है, अपना पेटेंट ऑफिस है, इट विल नॉट एग्जामिन एप्लीकेशन unless it is published and unless a request for examination is filed। दो क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए फॉर ऑफिस टू एग्जामिन द एप्लीकेशन। पहला है हमारा कि इट शुड बी पब्लिश, और दूसरा है कि एक रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल की हुई होनी चाहिए। और जब एग्जामिनेशन फाइल की है बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड विच इज नॉट द एप्लीकेंट, तो जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो भेजी तो एप्लीकेंट को ही जाएगी। एंड जो उस रिपोर्ट के रिलीज का एक इंटीमेशन उस पर्सन इंटरेस्टेड को भेज दिया जाएगा। तो ये एग्जामिनेशन
की रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग है। आई वोंट बी गेटिंग इनटू द केसेस। सो अभी अभी हम बात करते हैं एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन की। पेटेंट एप्लीकेशन के केस में अगर हमें किसी एप्लीकेशन की जो एग्जामिनेशन है वो स्पीड अप करानी है, वो जल्दी करानी है, तो वो फॉर्म 18A के थ्रू जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के थ्रू। एंड हमें जल्दी, जितनी जल्दी विच एवर अर्लियर डेट है उस पे हम एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन कराने के क्या रीजंस हो सकते हैं, किस ग्राउंड्स पे आप एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं, वो है कि नंबर वन की इंडिया हैज बीन चोजन एज द कॉम्पिटेंट, ये आईएसए या आईपीए, ठीक है, किसी एक कोई भी एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो फाइल की उसमें आईएसए और आईपीए की तरह एक्ट कर रहा है इंडिया, तो उस केस में नंबर टू हमारा आ जाता है कि एप्लीकेंट हमारा कोई, अगर हम स्टार्टअप है, अगर हम स्मॉल एंटिटी है, तो भी हम एक्सपेडाइटेड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में अगर एप्लीकेंट नेचुरल पर्सन है या फिर जॉइंट एप्लीकेंट्स हैं और सारे ही नेचुरल पर्सन्स हैं, तो भी हमारा एक्सपेडाइटेड एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। और देन द एप्लीकेंट्स और एटलीस्ट वन ऑफ द एप्लीकेंट इज फीमेल। फिर एप्लीकेंट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर एप्लीकेंट जो है इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल, प्रोविजनल या प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, एप्लीकेंट वो है जो कि सेंट्रल, प्रोविजनल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट के अंडर इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया हुआ है, विच इज ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देन कोई गवर्नमेंट कंपनी है एप्लीकेंट, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, चाहे वो पूरी तरह चाहे वो पार्शियली, ठीक है। तो देन किस ग्राउंड पे, एक और ग्राउंड जो नेक्स्ट ग्राउंड आता है जिसपे एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन फाइल हो सकती है, वो ये होता है कि नेक्स्ट जो है कि एप्लीकेशन है उस सेक्टर पे से बिलोंग करती है विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी बेसिस पे जब एच किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एचओडी ने से परटेन करती है, तो वो भी हम उस पे भी फॉर्म 18 ए कर सकते हैं फाइल। And on the grounds that applicant is eligible under an arrangement for processing the patent application pursuant to an agreement between patent office and foreign patent office। तो किसी भी केस में जहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसकी कोई ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें वो एक एग्रीमेंट के बीच में आ रहा है, जहाँ पे इंडियन पेटेंट ऑफिस और किसी भी फॉरेन पेटेंट ऑफिस के किसी किसी कंसिडरेशन में कोई पेटेंट एप्लीकेशन को परस्यू किया जा रहा है, तो उस केस में भी हम फॉर्म 18 फाइल कर सकते हैं। और जो पेटेंटेबिलिटी है, क्राइटेरिया इन पेटेंट, इस पेटेंट इस केस में फॉरेन और इसके इंडियन पेटेंट ऑफिस के केस में, तो उसका क्राइटेरिया हमारा पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा जो क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी है। देन रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अंडर रूल 24B, हम उसको एक नॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन को एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसको हम रिक्विजिट डॉक्यूमेंट फाइल करके एंड जो भी फीस प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग। और अगर एप्लीकेशन पब्लिश नहीं हुई है अभी, तो या फिर उसका कोई रिक्वेस्ट फॉर अर्ली एप्लीकेशन नहीं फाइल किया गया है, तो उस केस में जो है, उस केस में एप्लीकेंट जो एज आर हम फॉर्म 9 फाइल कर सकते हैं, विच इज द फॉर्म फॉर रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन। एंड इसी के साथ हम फॉर्म 18A भी फाइल कर सकते हैं, तो उसका अर्ली पब्लिकेशन होगा एंड देन उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। और अगर जो रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन है और वो कंप्लाई नहीं करती है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उस रिक्वेस्ट को जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है वो नॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करेगा, और इस चीज की इंफॉर्मेशन वो एप्लीकेंट को भेज देगा। एंड जो ये वाली एक्सपेडाइटेड रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ऑन डेट जहाँ पे हमने एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल की थी, चाहे वो एक्सपेडाइटेड है, बिकॉज वो नॉर्मल में कंसिडर हो रही है, ठीक है। देन कंट्रोलर जो है, जो भी जब हम आफ्टर पब्लिकेशन अपने पेटेंट एप्लीकेशन के लिए एक एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल करते हैं या एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल करते हैं, तो वो कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को, उसके स्पेसिफिकेशन को और जितने भी बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो एग्जामिनर को भेज देता है एग्जामिनेशन के लिए। एंड सारा ऑर्डरिंग द एग्जामिनर टू कैरी आउट द एग्जामिनेशन।
एंड फिर उस केस में जो है, जब एग्जामिनर ने रिपोर्ट बना दी, एग्जामिनर को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है जिसके अंदर रिपोर्ट उसने बनानी होती है। तो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट बाय एग्जामिनर, जो कंट्रोलर को वो रिपोर्ट भेजता है, एंड कंट्रोलर जो है आइडियली 1 महीने के अंदर उनको वो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो भेजनी होती है टू द एप्लीकेंट। एंड ये जो फर्स्ट रिपोर्ट है एग्जामिनर ने जो बनाई है, उसमें क्या होता है, वो एक फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शंस होती है, उसके अंदर बाकी के डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो ये कंट्रोलर इशू करता है। अब अ, कितने दिन में इशू करना होता है? विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास पहुंच जाती है इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसको FER भी कहा जाता है। एंड जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जिसमें ऑब्जेक्शंस होती हैं, उनका रिप्लाई हमें प्रोसेस के लिए देना होता है, जहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन गई है, तो वो उतनी ही स्पीड में प्रोसेस होगा जितने में वो रिसीव हुआ है, एंड एप्लीकेंट को भी उसी तरीके से उस एप्लीकेशन की जो ऑब्जेक्शंस है उनको रिप्लाई करना होता है। और अब टाइम फॉर पुटिंग एन एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट अंडर सेक्शन 21 shall be 6 months from the date on which the first objection was issued to the applicant। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होने के बाद 6 मंथ्स का टाइम होता है जिसमें वो रिप्लाई करना होता है, और उसके बाद हमारा जो है ऑर्डर फॉर ग्रांट में चला जाता है। एंड फर्दर अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम चाहिए, लेट्स से कि हम 6 मंथ्स में वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दी जाए कंट्रोलर से, और हमें 3 मंथ्स का एक्सटेंशन पीरियड मिलता है, और उसके लिए हमें फॉर्म 4 फाइल करना होता है एक्सटेंशन के लिए, टाइम का एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करने के लिए। And the controller shall dispose of application within a period of 3 months from the date of receipt of last reply to the first statement of objection, या फिर within a period of 3 months from last date to put the application in order for grant, whichever is earlier। तो आप कंट्रोलर को, जैसे एप्लीकेंट ने FER का रिप्लाई फाइल कर दिया है, तो उसके 3 मंथ्स के अंदर उसको, जो एप्लीकेशन है उसको या तो हियरिंग में लेके जाना है, या इन ऑर्डर फॉर ग्रांट मतलब एक अपना वर्डिक्ट प्रेजेंट करना है। एंड हमें ये भी कंसिडर करना है कि ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, इट हैज टू बी कि दिस टाइम लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर कोई भी प्री ग्रांट प्रोपोजिशन आई हुई है तो वो चीज इस केस में कंसिडर नहीं होगी। कंट्रोलर may limit the request number of requests for expedited examination to be received during a year by way of notice to be published in official journal। so कंट्रोलर ये नोटिस दे सकता है कि एक साल में सिर्फ इतनी लिमिटेड एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन कंसीडर की जाएंगी, और वो ऑफिशियल जर्नल में एक नोटिस की तरह भेजता है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है एग्जामिनेशन के प्रोसेस में, रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन। तो जब हम एज एप्लीकेंट एक रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर देते हैं, तो जो एप्लीकेशन है वो अंडर और एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11 में पब्लिश हुई हुई होती है, तो एग्जामिनेशन जो है किसी भी एप्लीकेशन की, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही कंसिडर की जाती है। मतलब जैसे इसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, जिसने पहले फाइल कर दिया है एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट, उसकी एप्लीकेशन पहले कंसिडर की जाएगी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन के लिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन है, स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीजें एग्जामिनर को रेफर कर दी जाती है। एंड इन केस ऑफ सेक्शन 16 अगर हम बात करें, जो कि अपना डिविजनल का केस होता है, तो एप्लीकेशन फाइल एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 16, इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रेफरेंस है वो कैसा होगा? फर्स्ट मेंशन्ड एप्लीकेशन के जैसा ही होगा। मतलब कि अगर फर्स्ट एप्लीकेशन जो डिविजनल में कन्वर्ट की गई है, अगर उसको ऑलरेडी एग्जामिनेशन के लिए रेफर कर दिया गया है, तो जो फर्दर एप्लीकेशन है उसको भी हमें, उसके लिए भी हमें एक रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करनी है। ठीक है, एंड सच फर्दर एप्लीकेशन शैल बी पब्लिश विद इन 1 मंथ एंड बी रेफर टू एग्जामिनर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन।
तो ये चीज अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर डिविजनल एप्लीकेशन है तो फर्दर वाली सेकंड वाली भी जो डिवाइड की गई है उसको भी हम एग्जामिनेशन के लिए फर्दर भेजेंगे। एंड वो उसका प्रोसेस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही होगा। सो जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो हम एग्जामिनर को जो है कंट्रोलर रेफर कर देता है। एंड वो क्या करते हैं, वो उनका फॉर्मल एज वेल एज सब्सटैंटिव एग्जामिनेशन करते हैं बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन का सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसके बेसिस पे जो है अपने एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनेशन कैरी आउट करेंगे किसी पेटेंट एप्लीकेशन का। किस बेसिस पे? अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। फिलहाल जो है हमारा पेटेंट ऑफिस है, उनके 4 एग्जामिनेशन ग्रुप्स हैं, उनका जो ब्रॉड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग। पहला है केमिस्ट्री एंड एलिड सब्जेक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड एलिड सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल एंड अदर सब्जेक्ट। सो हमारा CBEM हो गया, केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो केमिस्ट्री एंड एलिड सब्जेक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड एलिड सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसके साथ रिलेटेड, और मैकेनिकल एंड अदर सब्जेक्ट CBEM। सो जो रेफरेंस टू एग्जामिनर है वो यूजुअली विद इन 1 मंथ, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन या 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन कंसिडर भेज दिया जाता है, जो भी इसमें से बाद में आती है डेट। एंड जब एग्जामिनर को कंट्रोलर रेफर करता है कोई एप्लीकेशन एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जामिनर जो है एक थरो रिपोर्ट बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ पेटेंटेबिलिटी एंड एज वेल एज जो दूसरे मैटर्स होते हैं, विद इन 1 मंथ बट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेफरेंस, कंट्रोलर ने जब रेफर किया है एग्जामिनर को। एंड जब एग्जामिनर ने कंट्रोलर को रिपोर्ट बना के दे दी है, तो यूजुअली ऑर्डिनरीली कंट्रोलर हैज टू डिस्पोज ऑफ दैट रिपोर्ट within 1 month from the date of receipt of that report by the controller। कंट्रोलर के पास जब वो एग्जामिनर की रिपोर्ट आ गई, उसके 1 महीने के अंदर अंदर कंट्रोलर हैज टू डिस्पोज द रिपोर्ट। तो ये जो FER है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ वो इशू किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा एप्लीकेंट को, एंड हमको उसको रिप्लाई करना होता है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, जो अभी आजकल 6 मंथ्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। बट दिस इज इट फॉर द दिस वीडियो। थैंक यू।